हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने जो सेशन स्टार्ट किए थे इसमें यह थर्ड पार्ट है, जो कि 66 नंबर विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का MCQ चल रहा है। और यह MCQ आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और नज़रअंदाज न करते हुए सारे MCQ को लगाते रहिए। एग्ज़ाम तक आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और सबसे मेन जो है कि इस बार का MCQ जो है वह 1.5 का अर्थात 1.5 नंबर का है, जो कि काफ़ी मायने रखता है। यदि आपका एक MCQ गलत होता है, यदि 5 हो जाए तो काफ़ी नंबर का नुकसान होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा MCQ पे फोकस कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में शामिल कार्य नहीं है संप्रेषण, निर्देशन करना, समन्वित स्थापित करना या इनमें से कोई नहीं। तो जो शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया है, काम है शैक्षिक प्रशासन का, तो क्या है? वह संप्रेषण करना है, निर्देशन करना है अर्थात डायरेक्शन देना, समन्वित स्थापित करना अर्थात कोऑर्डिनेशन करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक प्रशासन का यह सभी कार्य होते हैं। इसलिए इनमें कार्य जो शामिल नहीं है वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्या क्या है? शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा में व्याप्त अपव्यय व अवरोधन को दूर करना। यहाँ पे यह जो अपव्यय और अवरोधन है, इसका अर्थ यह होता है कि जब बच्चा स्कूल से भागता है या निकलता है, पढ़ने नहीं आता है, तो उसको अवरोधन कहते हैं। और अपव्यय जो होता है वह होता है कि एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में बार बार पढ़ते रहना, यह अपव्यय। तो इसलिए यही दोनों अपव्यय और अवरोधन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय और भौतिकी साधनों में समन्वय स्थापित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता यह सभी है। राइट आंसर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता का कारण नहीं है। शैक्षिक प्रशासन का आवश्यकता का कारण नहीं है। शैक्षिक प्रशासन को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है? चलिए देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु, शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण करने हेतु, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रशासन जो है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है, शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं का निर्धारण करता है। नीति अर्थात पॉलिसी, योजना अर्थात प्लानिंग करता है। शिक्षा से रिलेटेड पाठ्यक्रम का भी निर्धारण करता है कि पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए। जैसे अभी न्यू पॉलिसी में आप लोगों का सारा एजुकेशन ही का पाठ्यक्रम ही चेंज हो चुका है, सेमेस्टर वाइज हो चुका है। तो ये सब क्या है? शैक्षिक प्रशासन के ही कार्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन के महत्व का कारण है बालक का सर्वांगीण विकास करने हेतु, वातावरण को मनोवैज्ञानिक बनाने हेतु, आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करने हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं शैक्षिक प्रशासन के महत्व का कारण नहीं है परिवर्तित परिस्थितियों में समायोजन करने हेतु, शिक्षा को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हित के संचालन हेतु, शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या इनमें से कोई नहीं। तो शैक्षिक प्रशासन के महत्व का कारण नहीं है, यह सभी हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लूथर गोलिक ने प्रशासन के कार्य बताए हैं। तो 7 प्रकार के कार्य बताए हैं। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
POSDCORB पोस्ट कॉर्ब फार्मूला संबंधित है। किसने दिया है? तो यह लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, C से कोऑर्डिनेशन और R से रिपोर्टिंग और B से बजटिंग। तो शैक्षिक प्रशासन, जो लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन बताए हैं, उनका यह कहना है कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं किसी चीज़ का, फिर हम उसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, फिर हम स्टाफ रखते हैं, वर्कर रखते हैं, उसके बाद से उसे डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और जब भी आपस में सभी व्यक्ति हों तो कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय करना पड़ता है, सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। फिर जब सभी वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है और लास्ट में बजट के बारे में कहा जाता है। तो लूथर गुलिक का यही फार्मूला है कि पोस्ट कॉर्ब, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहिल्सन के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का व्यवहारिक कार्य है। यह जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट से फिर मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है। और यह प्रैक्टिस सेट है वो जो चैप्टर वाइज चल रहा है। अभी क्या है कि शैक्षिक प्रशासन से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी शैक्षिक प्रशासन के परिभाषाएं हैं, क्वेश्चन है, MCQ है, सभी प्रकार के, वो आपका शैक्षिक प्रशासन से चल रहा है। इसके अगला जो यूनिट आएगा तो वो जो भी यूनिट का नाम होगा आगे देखा जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, मोहिल्सन के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का व्यवहारिक कार्य है। तो मोहिल्सन ने जो शैक्षिक प्रशासन के कार्य दिए हैं, देखिए यहाँ पे जो शैक्षिक प्रशासन है, एजुकेशन एडमिनिस्टर है जो, उसका सभी वैज्ञानिक ने अलग अलग नाम बताए हैं, अलग अलग कार्य बताए हैं। किसी वैज्ञानिक का कहना है कि पहले प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे लूथर गुलिक कह रहे हैं। उसके बाद से मोहिल्सन जो कि 2 प्रकार के देते हैं। मोहिल्सन के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का व्यवहारिक कार्य है 4, 5, 6 या 2। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के। और कौन कौन से इन्होंने दिए हैं वो भी देख लीजिए। पहला है व्यवहारिक कार्य और दूसरा उन्होंने बताया है कि अनुदेशात्मक कार्य। तो ये इन्होंने मोहिल्सन ने 2 प्रकार के कार्य बताए हैं प्रशासन के। तो अगला क्वेश्चन देते हैं कि मोहिल्सन के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का व्यवहारिक कार्य है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमने 2 प्रकार के मोहिल्सन ने बताए थे, उनमें उनके अंतर्गत क्या क्या है यह देख लेते हैं। जैसे व्यवहारिक तो एक हेडिंग था उनका कि 2 प्रकार के हैं, उनके अंदर ये जो है टॉपिक वो क्या क्या है। तो व्यवहार के अंदर न्याय आ गया, नीतियाँ एवं विधियों का निर्धारण करना, शैक्षिक योजना, वित्तीय योजना, निर्माण एवं उनका संपादन करना, कार्मिक प्रशासन, शोध प्रशासन, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी कार्य, ये सभी उन्होंने व्यवहारिक कार्य के अंतर्गत माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहिल्सन के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का व्यवहारिक कार्य नहीं है। तो पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण कार्य, शैक्षिक एवं व्यवहारिक सेवा कार्य, अनुशासन एवं निरंतर कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने ये तीनों प्रकार के माना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहिल्सन के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का निर्देशात्मक कार्य क्या है। निर्देशन कार्यों का संगठन संबंधित कार्य,
आवश्यक कल्याण एवं विद्यार्थी सेवा का कार्य, श्रव्य दृश्य का प्रशिक्षण एवं सेवा कार्य या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि सीयर्स महोदय ने, अब देखिए यहाँ पे अभी तक मोहिल्सन का चल रहा था, अब कहा जा रहा है कि अब सीयर्स ने कितने प्रकार के शैक्षिक प्रशासन के कार्य बताए हैं। तो सीयर्स के द्वारा 5 प्रकार के हैं। सीयर्स ने 5 प्रकार के बताए हैं। तो चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं कि सीयर्स ने कौन कौन से दिए हैं, कार्य बताए हैं प्रशासन का। पहला उन्होंने बताया है कि प्लानिंग करना, लिखते नहीं हैं आप लोग को, बस शॉर्ट में बता देते हैं। पी से प्लानिंग करना, पी से प्लानिंग करना, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन करना, डी से डायरेक्शन अर्थात निर्देशन देना, और सी से कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय या समायोजन करना, और ई से इवैल्यूएशन एंड कंट्रोलिंग करना। तो यह जो है PODC, तो याद रखिएगा PODC जो है वह किसका है, सीयर्स द्वारा। सीयर्स ने यस प्रशासन के कार्य बताए हैं, जो कि इन्होंने कहा है कि प्रशासन के बस 5 ही कार्य होते हैं। किसने, सीयर्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सीयर्स महोदय ने शैक्षिक प्रशासन का कार्य बताया है। क्या बताया है, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, प्रभावी योजनाओं और नीतियों की प्रक्रिया को निर्देशित करना, मानवीय भौतिक संसाधनों का विकास एवं संगठन करना या उपर्युक्त सभी। तो उन्होंने यह सभी बताए हैं। अगला क्रम देखते हैं क्वेश्चन कि शिकागो विश्वविद्यालय की नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन अंतर्गत प्रकाशित द फोटो फिक्स ईयर बुक में शैक्षिक प्रशासन के कार्य बताए गए हैं। अधिगम एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, स्थानीय नियंत्रण को मजबूती प्रदान करना, संस्था के कार्य लोकतांत्रिक ढंग से चलाना। तो उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पे हेनरी फेयोल ने शैक्षिक प्रशासन के कितने कार्य बताए हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीयर्स, अभी हमने ऊपर बताया था आप लोगों को, सीयर्स और हेनरी फेयोल इन दोनों ने जो प्रशासन के कार्य बताए हैं वो 5 प्रकार के। तो ऐसे याद रखिएगा कि इन दोनों ने 5 प्रकार के बताए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हेनरी फेयोल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का कार्य क्या क्या है। योजना बनाना, व्यवस्था करना, निर्देशन देना। तो राइट आंसर हो जाएगा पी से योजना बनाना, प्लानिंग करना, यहाँ पे व्यवस्था अर्थात ऑर्गेनाइजेशन करना, निर्देशन अर्थात डायरेक्शन करना, और वही है ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था करना, निर्देशन करना। इसमें से किसी ने थोड़ा कम बताया है, किसी ने रिपोर्टिंग और स्टाफिंग को थोड़ा बढ़ाकर 7 प्रकार के बता दिए हैं। तो इसी प्रकार से लोकतांत्रिक जो है, इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन के वर्ग सबको ही बताया है अपने अपने अनुसार। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत क्या है। तो नौकरशाही का सिद्धांत, निर्णयवादी का सिद्धांत, लोकतांत्रिक नैतिक का सिद्धांत। नौकरशाही का मतलब है कि कहीं ना कहीं जब शैक्षिक प्रशासन वर्क करता है और सभी के लिए, तो कहीं ना कहीं एक नौकरशाही का सिद्धांत वह निभा रहा है। लोकतांत्रिक अर्थात सभी के लिए नेतृत्व करना, और निर्णयवादी अपने निर्णय पे स्पष्ट रहना। तो यह सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। तो लचीलेपन का सिद्धांत, भूमिका संघर्ष का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यह सभी हैं। तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेवी सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्रशासकीय वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। जो सीयर्स थे वह एक प्रकार के वैज्ञानिक थे और इन्हीं का एक पुस्तक का नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा, सीयर्स के एक बुक है जिसका नाम है द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो द नेचर ऑफ द एडमिनिस्टर प्रोसेस, यह उनकी पुस्तक का नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह किसका पुस्तक का नाम है? सीयर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों की उपयोगिता एवं महत्व है। तो शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है, प्रशासकों के लिए भी है और अनुसंधानकर्ताओं के शोध कार्य में भी उपयोगी है। अनुसंधानकर्ताओं अर्थात जो रिसर्च करते हैं उनके लिए भी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक सरकारी समाज का, अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एक सहकारी समाज या एक ऐसा समाज है जहां सहयोग प्राप्ति की किया जाता है। विद्यालय एक सहकारी समाज या एक ऐसा समाज है जहां सहयोग प्राप्त किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रायबर्न का है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय को एक सामाजिक आविष्कार कहा जा सकता है जो बच्चे की विशिष्ट लक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। यह कथन किसका है? तो यह दोनों कथन रायबर्न का है। याद रखिए, विद्यालय को एक सामाजिक आविष्कार कहा जाता है, क्वेश्चन है कि विद्यालय को एक सामाजिक आविष्कार कहा जा सकता है जो बच्चे के विशिष्ट लक्षण द्वारा समाज की सेवा करता है। तो यह कथन रायबर्न का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां वांछित रेखाओं पर बच्चे के विकास को सक्षम रखकर जीवन के निश्चित मूल्यों एवं क्रियाओं तथा व्यवस्था प्रदान किए जाते हैं। तो यह कथन है वो जॉन डूवी का है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रबंधन की विशेषता क्या है? एजुकेशन मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, अभी तक आप लोग क्या पढ़ रहे थे? शैक्षिक प्रशासन। ये दोनों अलग अलग है। शैक्षिक प्रशासन अलग है, शैक्षिक प्रशासन और शिक्षा प्रबंधन इन दोनों में डिफरेंट है। शैक्षिक प्रशासन है वह एनसीईआरटी, इनके वर्कर जो भी हैं, डाइट, ये सभी क्या हैं? शैक्षिक प्रशासन कहे जाएंगे। लेकिन जो शिक्षा प्रबंधन है वह एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि एजुकेशन का जो मैनेजमेंट है, पुस्तकालय हो गए, विद्यालय हो गया, इन सभी का मैनेजमेंट कैसा किया जाता है। तो अभी यहाँ से क्वेश्चन है शिक्षा प्रबंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा प्रबंधन की विशेषताएं हैं। तो शिक्षा प्रबंधन की विशेषताएं हैं वह एक आर्थिक संसाधन, एक अधिकार व्यवस्था, एक लोक समूह और उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा प्रबंधन, एजुकेशन मैनेजमेंट की विशेषता है यह सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा प्रबंधन के प्रमुख लक्षण है एक जन्मजात प्रतिभा, एक सामाजिक विज्ञान, एक कला है,
तो जो भी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होगा, सभी को यह ज़रूरी नहीं कि मैनेजमेंट अच्छी तरीके से आए। तो इसलिए कहा गया है कि जो मैनेजमेंट है वह क्या है, जन्मजात भी प्रक्रिया है, एक प्रतिभा है, प्रक्रिया नहीं प्रतिभा है, और एक सामाजिक विज्ञान भी है। एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा भी हम सीख सकते हैं, और जन्मजात भी हो सकते हैं मैनेजमेंट का गुण, और यह एक कला के अंतर्गत आता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है? उत्पादक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, विकास प्रबंधन और उपर्युक्त सभी। तो कह रहा है कि जब भी हम एजुकेशन मैनेजमेंट करेंगे तो उसका क्षेत्र क्या क्या है। क्या हमें उत्पाद का प्रबंधन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उत्पाद की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। या वित्तीय प्रबंधन करना पड़ेगा, क्या पैसों से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड प्रबंध करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। विकास से रिलेटेड तो करना ही पड़ेगा विकास के लिए। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल नहीं है वितरण प्रबंधन, क्रय प्रबंधन, सेवा स्वर्गीय प्रबंधन और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल नहीं है जो कि वितरण प्रबंधन, वितरण का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्रय भी देखना पड़ता है, सेवा वर्गीय, यह सभी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन की विशेषता क्या है? में लचीलापन, विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता, विद्यालय प्रबंधन में साक्षरता होना या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यहाँ पे लचीला का अर्थ यह होता है कि कोई कठोर अनुशासन, किसी भी सेक्टर में कठोर अनुशासन नहीं हो। लचीलापन का मतलब ये हुआ कि यदि आवश्यकता पड़े तो उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे संविधान है, तो संविधान में जब भी हम लोग आर्टिकल कभी कोई ऐसा आवश्यकता पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसा उसमें कहा गया है। तो इसी प्रकार कोई भी ऐसा रिकॉर्ड बनाए या टाइम टेबल भी बनाए तो टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार सेट कर दिए तो फिर वही टाइम टेबल रहना चाहिए, या कोई अनुशासन एक लगा दिया जाए तो वो वही रहना चाहिए। कठोरता इतनी नहीं होनी चाहिए। लचीलापन का मतलब ये हुआ कि यदि आवश्यकता पड़े तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे लचीला का अर्थ यही हुआ। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन का उद्देश्य क्या क्या है? तो स्कूल का मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है कि भविष्य में शिक्षा संचालन करना, विज्ञान प्रशासन करना, या शिक्षा की प्रक्रिया छात्र केंद्रित हो। तो उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल है तो शिक्षा के विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है, तो मैनेजमेंट का उत्तरदायित्व सबके लिए होना चाहिए, प्रबंधक का भी होना चाहिए, प्राचार्य का भी होना चाहिए, शिक्षक का भी होना चाहिए, सब कोई मिलकर तो ही करेगा। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय संगठन का प्रमुख कार्य है क्या है? विद्यालय संगठन का प्रमुख कार्य क्या क्या है कि समय सारणी बनाना, शिक्षा का नियोजन करना, प्रदेश परीक्षा। तो उपर्युक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन से संबंधित समिति है, तो शिक्षक परिषद, छात्र परिषद, शिक्षक समितियां, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यह प्रैक्टिस सेट आप सभी को एक बार फिर कहते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल होगा।
इसलिए चैनल को